गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं गज़ल का ही वीडियो बनाने जा रही हूँ। सबक नंबर आपका है 13 गज़ल। और किसकी गज़ल पढ़ाने जा रही हूँ? मिर्ज़ा गालिब की। मिर्ज़ा गालिब का नाम आप सब ने सुना होगा, बहुत ही मशहूर शायर हैं। मिर्ज़ा गालिब 1797 था 1869। 1797 में पैदा हुए और 1869 में उनका इंतकाल हुआ। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब 1797 आगरे में पैदा हुए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उनका पूरा नाम क्या था? असदुल्ला ख़ान गालिब था। तो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब 1797 आगरे में पैदा हुए। एक पहले और जो मैंने वीडियो बनाया उसमें भी मैंने बताया कि एक और कोई शायर आगरे में पैदा हुए। कौन है? आपको याद होगा कौन? मीर तकी मीर। मीर भी आगरे में ही पैदा हुए थे। और कब पैदा हुए थे? 1722 में आगरे के अंदर पैदा हुए थे, 1722 में। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। इसको कॉपी में नोट करते जाइए और याद भी रखिए कि गालिब के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग था, जो सिपाही पेशा शख्स थे। कैसे? जिनका पेशा क्या था? सिपाही थे। गालिब जब 5 बरस के थे उनके वालिद अलवर की एक लड़ाई के दौरान शहीद हो गए। कि जब गालिब 5 बरस के थे तो उनके वालिद शहीद हो गए थे। इस तरह गालिब कम उम्री में साया पिदरी से महरूम हो गए। साया पिदरी कहते हैं बाप का साया, पिदर कहते हैं बाप को। कि साया पिदरी से क्या हो गए? गालिब महरूम हो गए। जब वो कम उम्र के थे तो वो अपने उनके वालिद का इंतकाल हो गया। यही मीर भी कम उम्र में ही बाप के साये से महरूम हो गए थे, उनके भी वालिद का इंतकाल हो गया था। वालिद के इंतकाल के बाद गालिब की परवरिश उनके चचा नसरुल्ला बेग ने की। कि जब गालिब का इंतकाल हो गया तो उनकी परवरिश किसने करी? नसरुल्ला बेग ने की, जो उनके चाचा थे। लेकिन अफसोस कि जब गालिब 9 बरस के हुए तो उनके चाचा की भी वफ़ात हो गई। मतलब अफसोस की बात है कि जब गालिब 9 बरस के हुए तो उनके चाचा की भी क्या हो गए? वफ़ात हो गई। मतलब उनके चाचा का भी इंतकाल हो गया। गालिब की शादी उमराव बेगम से हुई। किससे हुई? उमराव बेगम। उनकी जो बीवी थी, जो शरीक हयात थी, उनका नाम क्या था? उमराव बेगम। शादी के बाद गालिब दिल्ली आ गए और यहाँ के इल्मी और अदबी माहौल में उनकी शेरी ज़ौक़ की तरबियत हुई। शादी के बाद कहाँ आ गए? वो दिल्ली आ गए। पैदा कहाँ हुए थे? वो आगरे में हुए थे। और यहाँ का जो अदबी माहौल था उसमें जो है उनको शेर व शायरी का अच्छा शौक़ और ज़ौक़ उनका पैदा हुआ। गालिब की बाकायदा तालीम ना हो सकी। उनकी बाकायदा तालीम ना हो सकी क्योंकि बचपन में ही जो है वालिद का इंतकाल हो गया था। लेकिन कुदरत ने ऐसा ज़हन अता किया था कि बहुत जल्द शायरी में मशहूर हो गए। लेकिन क्या हो गया कि कुदरत ने, अल्लाह ताला ने उनको ऐसा ज़हन अता किया था कि बहुत जल्द जो है शायरी के अंदर मशहूर हो गए। बहुत जल्द उन्होंने अपने अलग पहचान बना ली। क्या? उन्होंने बहुत जल्द अपनी एक अलग पहचान बना ली और आला अदबी मुकाम हासिल कर लिया। मतलब एक अदबी और ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया। गालिब नस्र और शायरी दोनों पर यकसा कुदरत रखते हैं। मतलब वो नस्र भी उनकी इतनी ही खूबसूरत है और शायरी भी वो इतनी ही खूबसूरत अंदाज में करते हैं। दोनों पर एक साथ कुदरत रखते हैं। दोनों में उनका मुकाम मुनफरिद और दिलकश है। दोनों में उनका मुकाम क्या है? बहुत मुनफरिद है और दिलकश है, मतलब दिल को लुभाने वाला है। गालिब ने 1869 में दिल्ली में वफ़ात पाई। गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ? 1869 में। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। मैंने जब ज़ौक़ पढ़ाया था और ज़ौक़ की गज़ल पढ़ाई थी तो उसमें ज़ौक़ के बारे में भी बताया था। उनका इंतकाल भी कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? 1854 में उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ था। तो ये चीज़ आपको बच्चों याद रखनी है सभी शायर की, कि कौन कहाँ पैदा हुआ और उनका इंतकाल कहाँ हुआ। गालिब आगरे में पैदा हुए और इंतकाल उनका दिल्ली में हुआ। तो गालिब की मुख्तसर सी सवाने हयात मैंने आपको लिखाई है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, अब गज़ल पढ़ने से पहले मैं आपको इसके मायने लिखवा रही हूँ। मायनों को आप ध्यान से कॉपी में नोट करिए। पहला है उम्मीद बर ना आना। मतलब
उम्मीद पूरी ना होना, उम्मीद बर ना आना, उम्मीद पूरी ना होना। सूरत सूरत तदबीर तरीक़ा। मुअय्यन मुअय्यन तयशुदा, ये एन है ध्यान रखिएगा, मुअय्यन तयशुदा। मगर शायद, मगर शायद। चलिए नेक्स्ट शेर पढ़ते हैं। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। क्या कह रहे हैं इसमें शायर साहब के पहले हमें जो है मोहब्बत हो गई थी अपने महबूब से, तो अपने दिल पर, अपने हाले दिल पर, अपनी बातों पर हंसी आया करती थी कि हम कितने जो है मोहब्बत में पढ़कर कितने परेशान हाल हो गए। अब किसी बात पर नहीं आती, लेकिन अब हम इतने मजबूर हो गए हैं और इतने परेशान हो गए हैं कि हमें अब अपनी किसी भी हालत पर किसी तरह से कोई हंसी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे महबूब ने हमें मोहब्बत में ऐसा धोखा दिया है और इतना हमें परेशान किया है कि हमारी इतनी हालत ख़राब हो चुकी है मोहब्बत में कि अब हमें जो है किसी बात पर हंसी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा रोग है जिसमें पढ़कर आदमी अपनी सभी समझदारी, अपनी सूझबूझ समझ सब खो बैठता है। इसलिए अब हमें किसी बात पर भी हंसी नहीं आ रही है। नेक्स्ट शेर है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात करना नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती। क्या कह रहे हैं शेर में शायर साहब कि अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं, अपने महबूब को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी मसलियत है कि मैं जो है चुपचाप हूँ, तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, वरना मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ कि मैं किसी बात का जवाब नहीं दे सकूँ या मुझे किसी बात का जवाब देना नहीं आता। तो कह रहे हैं कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, कि कुछ ना कुछ ऐसी मसलियत है या कुछ ऐसी बात है कि मैं चुप हूँ और मैं तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, वरना क्या बात करनी नहीं आती, क्या बात करना मुझे नहीं आती है, वरना मुझे हर एक सवाल का जवाब आता है तुम्हारे, और मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन किसी मसलियत के तहत मैं चुप हूँ और तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ। अब गज़ल का लास्ट शेर है। इसे लास्ट शेर को हम क्या कहते हैं? जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसे हम क्या कहते हैं? मक्ता। और गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला। अब इसमें शायर का तखल्लुस क्या है? गालिब। सब आप सभी को पता है। काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। काबा किस मुँह से, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब। क्या कह रहे हैं इसमें शायर साहब? अपने आप से मुखातिब और कह रहे हैं कि गालिब तुम काबा शरीफ में किस मुँह से जाओगे, अल्लाह ताला के सामने तुम किस मुँह से जाओगे, वहाँ कैसे तुम जाओगे, शर्म तुमको मगर नहीं आती कि तुमने तो इतने गुनाह किए हैं और तुम इतने गुनाहों का बोझ लेके अब काबा शरीफ जो है किस मुँह से जाओगे, और वहाँ तुमसे कोई देखकर लोग तुमसे तरह तरह के सवाल करेंगे, तुमसे पूछेंगे कि तुमने इतना गुनाह करने के बाद तुम्हें काबा जाने में शर्म नहीं आ रही है और तुम वहाँ क्या मुँह लेकर जाओगे, क्योंकि शर्म तुमको मगर नहीं आती, कि तुम्हें तो थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आ रही है, तुम इन सवालों का क्या जवाब दोगे। इसमें शायर साहब क्या है? अपने आप से ही मुखातिब है और अपने आप से ही सवाल कर रहे हैं कि गालिब तुम काबा किस मुँह से जाओगे, तुम इतने गुनाहगार शख्स हो, इतने गुनाहगार इंसान हो, और वहाँ लोग जब तुमसे तरह तरह के सवाल करेंगे तो उन सवालों का क्या जवाब दोगे, तुम्हें तो थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती है। उम्मीद करती हूँ कि गज़ल आप की तशरीह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और इसमें मैंने गालिब की सवानहात हालात ज़िंदगी लिखवाई है और तशरीह आपको समझाई है। अब मैं इसी गज़ल का पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको इसकी तशरीह और सवालात जो है करवाऊंगी। तो इस गज़ल के वीडियो को आप अच्छी तरह देखें, एक एक शेर को पढ़ें, सुने और समझें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।